नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, वो कितना हुआ, किस वजह से हुआ, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ बनी, वो पॉलिसियाँ कब-कब आईं, उन पॉलिसियों की उसी समय पे ही क्यों नीड पड़ी, वो पॉलिसी चेंज हुई तो उसका पीछे क्या रीज़न था चेंज होने का। ये वेरियस चीज़ें इस पे स्टडी करेंगे। और देखिए, किसी भी देश में जैसे आप देखेंगे कि जैसे प्राइमरी सेक्टर हुआ जिसमें एग्रीकल्चर की बात चल रही है, सेकेंडरी सेक्टर हुआ जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है, टर्शरी सेक्टर हुआ जिसमें कि सर्विस की बात चल रही है, जिसमें जैसे आपका फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब इसमें आए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें आपका इंडस्ट्रीज़ आती है, ठीक है? वेरियस जैसे रोड रोड डेवलपमेंट हो रहा है, हाइवेज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, कार बिल्ड हो रही है, ऑटोमोबाइल्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाता है आपका। तो जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं तो कुछ इनके लिए कुछ प्रावधान बनाए जाएँगे, ढेर सारे। तो उसी के लिए ये पॉलिसियाँ आएँगी, ठीक है? ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है? जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, उसको कैसे हम हासिल करें? हुँ। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है ना, कि लेट्स सपोज़ जैसे कि चाइना है, चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, तो हम कैसे चाइना से टक्कर लें? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता है हमारी, हम उसको बढ़ाएँ। ऐसा नहीं कि हम जो है इतना, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में 1000 लोग रह रहे हैं, बस 1000 लोग इधर रह रहे हैं, तो हम 1000 लोगों के लिए ही बस उगा पा रहे हैं, और वही उगा रहे हैं, वही खा रहे हैं। जैसे चाय हो गई, चाय का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है? और जितना प्रोडक्शन हुआ और कंजम्पशन भी उतना ही हो गया देश में, हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, हम उसको नहीं मीट कर पाएँगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हम फिर इम्पोर्ट पे निर्भर हो जाएँगे। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है, वो जो क्षमता है हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा की, उसको बढ़ाना है। दैट इज़ व्हाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नीडेड है। फिर जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, उसका भंडारण हमें बढ़ाना है, ताकि ये सब मोस्टली इम्पोर्ट पे अभी हम क्या करते हैं, रिलाय करते हैं। तो उसके लिए पेमेंट भी तो करना होगा, तो वो पेमेंट करना होगा तो उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, ठीक है? उसके बाद आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है और संतुलित विकास भी करना है, इसलिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ज़रूरी है। अच्छा, मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे लेट्स सपोज़ हमें मतलब आज हम मोबाइल्स के लिए, आज हम क्या कहना चाहिए आपका, शिप्स के लिए, आज हम एयर स्पेस के लिए, एरोप्लेन के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, और लड़ाकू विमान हो, ड्रोन्स हो, जितनी भी चीज़ें, चाहे डिफेंस की चीज़ें हों और चाहे वो आपकी मेडिकल की चीज़ें हों, इसके अलावा चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स की चीज़ें हों, और वेरियस चीज़ें, हम सब में डिपेंडेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हम सब में डिपेंडेंट हैं। हमारे घर में जो दीपावली में झालर जल रहे हैं, सिक्की जल रही हैं, वो सब चाइना से इम्पोर्टेड हैं। तो हमें इंडिया को ही ऐसा बनाना है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, हमारे पास लोग भी हैं जो काम कर सकें, और हमारे पास जनता भी जिसको खपा खपा सके, और हम दुनिया को भी दे सकें। फिर एफडीआई फ्लो को तीव्र करना, कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े देश में। अगर जब हमारी पॉलिसियाँ अच्छी रहेंगी, कि लेट्स सपोज़ अगर हमने किसी में कर रखा है कि सिर्फ 10% ही एफडीआई अलाउ है। जैसे अभी इस बार इंश्योरेंस सेक्टर में क्या किया है बजट में, कि इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, वो इंश्योरेंस बेचेंगी भारत के लोगों को। तो कॉम्पिटिटिवनेस एक आएगा, तो कोई कंपनी बोलेगी कि हम ₹100 मंथली ईएमआई पे आपका इंश्योरेंस कर देंगे, तो बोलेगी हम ₹50 में कर देंगे, ₹50 आपका प्रीमियम हम भर देंगे। तो वेरियस चीज़ें आएँगी, तो इससे एक जो भारत में इंश्योरेंस का कवर है, वो बढ़ेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, इसके भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए बिल्कुल। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का माहौल बनाना है। हम ऐसी पॉलिसियाँ लाएँगे, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रमोट होगा, तो उससे जो बाहरी देश की कंपनियाँ हैं, वो हमारे देश में एस्टेब्लिश होंगी, और भारत में भी इंडस्ट्रीज़ लगाना, एस्टेब्लिश करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा उच्च विकास प्राप्त करनी है, बिल्कुल, इसमें आप जीडीपी ले सकते हैं, आप इसमें पर कैपिटा इनकम देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें बढ़ानी है, एचडीआई अच्छा करना है। फिर आयात प्रतिस्थापन को कम कर को
आयात प्रतिस्थापन को क्या करना है, बल देना है आयात प्रतिस्थापन पर। इसका मतलब ये है कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें, तो प्रतिस्थापन कर दें आयात का, ठीक है ना। फिर विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अब सिंपल सी बात सोचिए ना कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए बनाई जाएगी ताकि इंडस्ट्रीज़ का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो। इंडस्ट्रीज़ का अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा तो हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को मैच करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होंगे हम और सबसे विकास होगा। मेक जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, एफडीआई फ्लो तीव्र होगा, ताकि जैसे अभी जैसे एलॉन मस्क है तो वो जैसे आपका एप्पल है अभी तो उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसको उस तरीके से माहौल मिल रहा है, कल को उसको ऐसा माहौल अफ्रीका में मिलेगा तो वहाँ चला जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाना है, तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव है। अब अगर आप एक नज़र डालें कि कब कब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, तो आप देखेंगे कि 1948 से लेकर के 1991 तक, अभी भी 1991 की ही चल रही है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के समय पे आई थी। तो उस समय आपके पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप पाएंगे कि 1948 आज़ाद भारत की ये पहली क्या थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। फिर उसके बाद कुछ चेंज किया गया तो फिर 56 में आई। फिर उसके बाद ये 77 में क्यों आई, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी कुछ अपने तरीके से गांधीवादी मॉडल लाना चाहती थी। फिर वापस इंदिरा गांधी जी आ गई, तो इंदिरा गांधी ने जो ये जनता दल की सरकार थी, इसने जो पॉलिसी बनाई थी इसको हटा करके दूसरी पॉलिसी बनाई। फिर उसके बाद 1990 के समय में ऐसी सिचुएशन आ गई कि खाड़ी युद्ध शुरू हो गए, और हमारे पास हमारी कैसी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से कुछ खास लेते नहीं थे और अंदर से बाहर कुछ भेजते नहीं थे। हम अपना यहाँ जो उगा रहे हैं वही खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि जो दुनिया हम भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, तो दुनिया के और लोग जो हैं भारत में आकर के काम करना चाह रहे थे, काम करना मतलब अपनी कंपनी लगाना, अपना सामान बेचना, ये सब करना चाहते थे। तो ये शर्त रखी गई और फिर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, और तब से लेके आज तक ये सीन है। आप 1980 में जब 1990 के दशक में या 19 मान लीजिए कब, लगभग लगभग आपका जैसे वो स्कैम 92 हुआ था ना, हर्षद मेहता वाला, तो 1989 के आसपास का समय समझ लीजिए। तो इस समय इनके पास लेक्सस कार थी, ठीक है। लेक्सस करोड़ों की कार आती, तो इसको उन्होंने कहाँ से मंगाया था, यूएस से मंगाया। तो उस दौरान बाहर से तो आप चीज़ें मंगा सकते थे, पर उसमें वेरियस टैक्स लगते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो वो चीज़ और महंगी हो जाती थी। बट आज के समय में क्या है, आज के समय में आपको लेक्सस का शोरूम ही मिल जाएगा, फॉर्च्यूनर टोयोटा का शोरूम मिल जाएगा, तो ऐसा पहले नहीं होता था, है ना। तो ये हम वेरियस जो पॉलिसीज हैं इनके बारे में नज़र डालते हैं, 48, 56, 77, 80, 91, ये सब देखते हैं। तो 1948 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका नज़र डालते हैं, ये पॉलिसी क्या बोल रही है, ठीक है। तो बोल रही है कि भाई इसका उद्देश्य हम ये आज़ाद भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 1948 की, और इसका उद्देश्य ये था कि आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। कैसे, देखिए आज भी 2020 में भी हम, मतलब 2025 चला लेकिन 2020 में आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लाए, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या हम आत्मनिर्भर बन चुके थे क्या, बन चुके होते तो ये तो कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आता। तो 1948 में भी हम आत्मनिर्भर बनने की कवायद थी, और 2020 में मतलब 50, 20, 70, 72 और 5 से 70 साल हो गए, तब तक यही सीन चल रहा है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के अभी तक, मतलब 2025 तक भी हम क्या हैं, कृषि प्रधान देश हैं। मतलब सोचिए 5000 साल से हम कृषि प्रधान देश ही हैं, ठीक है। बड़ी शर्म की बात है सब। तो यहाँ पे आते हैं कम टू द पॉइंट। तो उद्देश्य क्या है इसका, कि आत्मनिर्भरता हासिल करना उद्देश्य था। पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी देनी थी। क्यों देनी थी पब्लिक, देखिए गरीबी थी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को दे देते प्रायोरिटी तो सब बंटावार हो जाता। फिर निजी क्षेत्र का विनियमन करना था, जिनको रेगुलेट किया जाए कि भाई निजी क्षेत्र, अगर गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि निजी क्षेत्र कुछ भी चीज़ें बनाती वो महंगी होती तो लोग नहीं ले पाते, तो गरीबी और बढ़ती जाती, ठीक है। और फिर
जो एक संपत्ति संसाधन और जो लोगों का संतुलन है वो बिगड़ जाता। फिर क्षेत्रीय संतुलन पर बल देना था कि भाई हर क्षेत्र का बराबर विकास करना है, ग्रामीण और शहरी और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह का बराबर विकास। तो ये सब उद्देश्य था। तो उस समय कुछ और विशेष चीज़ें थी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, उसको भी अगर हम हाइलाइट करें तो उसमें एक चीज़ था कि विशेषता ये कि मिक्स इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया, ठीक है? मिक्स इकोनॉमी मतलब जिसमें कि ना तो ये फ़ोकस किया गया कि हम जो कैपिटलिज़्म है उसको प्रॉपर तरीके से अपनाएँगे और ना ही ये फ़ोकस किया गया कि जो सोशलिज़्म है उसको अपनाएँगे और ना ही ये कि कम्युनिज़्म। तो इन तीनों को ना अपनाते हुए तीनों का मिक्स फॉर्म अपनाएँ, ठीक है? तो ये मिक्स इकोनॉमी है। तो मतलब सोशलिज़्म भी है और कैपिटलिज़्म भी इन्वॉल्व है, ठीक है? फिर उद्योगों हेतु उद्योग के लिए लाइसेंस था कि मतलब जैसे लेट्स सपोज़ कोई जैसे बॉम्ब बनाना है, ठीक है? तो भैया बॉम्ब बनाना है तो डिफेंस जो उसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, क्या वो सब प्राइवेट को सौंप दी जाए? नहीं। तो ऐसे लाइसेंस थे, परमाणु ऊर्जा है तो उसके लिए लाइसेंस है, केमिकल्स बनाने उसके लिए लाइसेंस है, ये सब तरीके से। फिर विदेशी पूँजी पर सीमा तय की गई थी कि इतना कितना मतलब विदेशी पूँजी लग सकती है, कितना विदेश से पैसा मँगा सकते हैं फलाना-ढिकाना। फिर श्रमिक हित संरक्षण, अब उस समय देखिए वही मतलब ना तो कैपिटलिस्ट थी, ना तो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट थी, ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट थी। तो मिक्स था, तो कैपिटलिस्ट का भी कुछ फॉर्म इन्वॉल्व था, तो श्रमिकों के हितों को ध्यान दिया गया, ठीक है? और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की नींव बनी इसमें, क्योंकि जो अगली 8 साल बाद जो अगली पॉलिसी आएगी उसके लिए ये एक प्रकार से बैकग्राउंड का काम किया इसने। अच्छा, अब उद्योग थे, तो हम तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन किया गया। तो श्रेणियाँ बनाई गई कि स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट, फिर जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों की भागीदारी हो, फिर कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, फिर अदर ऐसे करके सेगमेंट बँटा था। तो अगर आप देखेंगे जो सामरिक थी, तो सामरिक में कौन-कौन सी इंडस्ट्री शामिल थी? इसमें आपका हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन, ठीक है? तो वेपन, एटॉमिक एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट वाले सेगमेंट में थी। और इसमें मतलब ये जो केंद्र था, मतलब सरकार थी, उसकी मोनोपोली थी इस चीज़ में, ठीक है? सिर्फ वही इस चीज़ में काम करेगी, ठीक है? फिर सार्वजनिक प्लस निजी वाले में क्या था कि लोहा, कोयला, स्टील, जहाज, खनिज तेल, ये सब चीज़ें। तो आयरन, स्टील, मिनरल्स और आपका कोल और आपका खनिज तेल, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में शामिल थी। और इसकी मतलब इसमें ऐसा था कि ये पीपीपी मॉडल था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल जा रहा था, ठीक है? और लेकिन स्थापना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही थी, ऐसा था। जैसे आप देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन 1907 में बन गया था, लेकिन क्या आज़ादी के बाद उसको खत्म कर दिया गया? नहीं किया गया ना, वो चल रहा था ऐसे ही। फिर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कुछ थी, तो जिसमें आपका भारी रसायन, हेवी केमिकल, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद आपका शुगर, इसके बाद आपका कॉटन मिल, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। और इसका ऐसा था कि पूर्णतः निजी क्षेत्र में था। देखिए आपको याद होगा कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाने वाली जो फैक्ट्री थी भोपाल में थी, तो आप देखे होंगे कि वो केमिकल्स ही बना रही है, फर्टिलाइज़र ही बना रही है। तो उसको परमिशन थी, तो ये निजी क्षेत्र के हाथ में था, ठीक है? फिर अन्य आप देखें, जो इन तीनों में नहीं आते, सामरिक, सार्वजनिक प्लस निजी और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, तीनों में जो नहीं आते हैं, वो सब इसमें आते थे, ठीक है? तो ये 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब आप लेट्स सपोज़ आपसे सिर्फ़ 1948 की पूछता है तो आप ये सब लिखिए और शुरू की जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब भी लिखिए। अब इसके बाद एक 1956 की अलग-अलग से मतलब छोटे-छोटे वीडियो बना के 1956 की और 1977 की ऐसे और ऐड ऑन कर दूँगा मैं। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम 1956 की अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आई, ठीक है? और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आगे पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कि हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को मैच करना है, फॉरेन करेंसी बढ़ानी है, आत्मनिर्भर और संतुलित विकास प्राप्त करना है, मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है? एफडीआई फ्लो को तीव्र करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का माहौल बनाना है, उच्च विकास प्राप्त करना है, आयात प्रतिस्थापन को बल देना है और विकसित भारत बनाना है।
ठीक है। इसके अलावा 1948, 1956, 1977, 1980, 1991 इस समय इस दौरान तक 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिसमें सन 1948 को पढ़ा। 1948 का उद्देश्य क्या था कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। फिर उसके बाद और क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था और कि हमें पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ करना है, फिर निजी क्षेत्र को कंट्रोल करना है, क्षेत्रीय संतुलन पर बल देना है। इसके अलावा और क्या चीज़ें थी? और चीज़ें थी कि हमने विशेषता इसकी ये थी, हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया और हमने आपका उद्योगों हेतु लाइसेंस जारी किए, विदेशी पूंजी पर सीमा तय करी और श्रमिक हितों का संरक्षण किया। और क्या किया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की नींव रखी। इसके अलावा आप देखेंगे कि श्रेणियाँ बनाई, सामरिक, सार्वजनिक प्लस निजी और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। तो सामरिक में वेपन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ शामिल थी और केंद्र की मोनोपोली थी इसमें। फिर सार्वजनिक प्लस निजी वाले में आयरन, स्टील और आपका कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज तेल हो गया, ये सब शामिल थे। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप से चल रहा था, कंट्रोल केंद्र सरकार का था। फिर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थी जिसमें भारी रसायन, शुगर, सूती वस्त्र, ये सब आते थे, ये पूर्णतः निजी हाथों में थी। और फिर जो अन्य कैटेगरी थी उसमें वो सब आते थे जो शुरू में 3 में नहीं आ रहे। ठीक है? तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो उस समय की परिस्थिति के लिए, उस समय के हिसाब से सही थी। ठीक है? तो आई होप जो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।